चलिए, जब तक मीनवाइल सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं नया सेशन। और फिर लास्ट में आपका एक डाउट ले लेता हूं, कीर्ति। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि एग्जाम में आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं ही, और इवन सिमुलेशंस भी इसमें से पूछा जा सकता है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आप लोग अपना रिवीजन जो है वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली करते हुए चलिए। पिछली क्लास में भी आप सभी को बताया था कि साथ साथ आपको क्या है यहां पर पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आईएफआरएस में भी है और यूएस गैप के अकॉर्डिंग भी है। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझे, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हमें रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, वो पर्टिकुलर चीजें हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखने वाले हैं सर। ठीक है सर। तो टॉपिक का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। तो थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, बट कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू को समझे कि सर ये कहना क्या चाहता है आपसे। तो इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन स्पेसिफाइड किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606। इस कोडिफिकेशंस में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। रेवेन्यू मतलब, अगर मैं आपसे, मेरी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड। चलिए, हम पढ़ रहे थे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, जिसमें हमें यह समझना है कि कैसे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करें। तो रेवेन्यू मतलब, अगर सिंपल वर्ड में देखूं तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अगर कोई गुड्स को सेल करते हैं या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो हमें उस गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो भी रिसीव होता है अमाउंट या रिसीवेबल होता है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करना, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो यहां पर हम क्या करेंगे, सीखने वाले। तो सर, ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन है, ये सब जगह अप्लाई होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह अप्लाई नहीं होता है। मतलब सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ जगह स्पेसिफिकली डिनाई किया गया है कि यहां पर हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सबसे पहले लिखा है लीज ट्रांजेक्शन। मतलब आपने किसी को प्रॉपर्टी दी और उसने आपसे वो प्रॉपर्टी रेंट पे ली होगी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो उससे जो भी इनकम होगी इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन में गवर्न नहीं की जाएगी। अब आप में से किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लीज के लिए स्पेसिफिकली कोडिफिकेशन बनाया गया है। जब उसके लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, कोडिफिकेशन बनाया गया है, तो उसको यहां पर कवर नहीं करेंगे। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि लीज के लिए अलग से रूल्स हम पढ़ेंगे। टॉपिक आएगा, आप जब लेटर ऑन 13 नंबर की यूनिट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको लीज के केस में किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है वो सिखाया जाएगा। तो सर, लीज के ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए हैं और उसकी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हो रही है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहां पर भी ये वाला एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, डेरिवेटिव्स, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर भी ये वाला
कोडिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके अलावा सब जगह एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब सर, अगर मेरी ये मोबाइल शॉप है और मैं मोबाइल सेल करता हूं, तो भी मुझे, अगर यूएस में मेरा बिजनेस है, तो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606 के अकॉर्डिंग क्या करना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। सर, आई एम ए टीचर, आई एम ए फ्रीलांसर, आई एम ए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें? डिजिटल यूट्यूब पे मान के चलिए, आप यूट्यूब के बहुत बड़े स्टार हैं, लाखों लोग आपको वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपको ब्रांड प्रमोशंस आते हैं, यूट्यूब से अर्निंग होती है, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें? तो उसके लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन है 606, वो आपको बताएगा कि रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो भूमिका हम बना रहे हैं, इसके बैकग्राउंड को समझ रहे हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन शोज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस गुड्स और सर्विस, मतलब ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन तब एप्लीकेबल होता है जब आप कोई गुड्स को ट्रांसफर करते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तब ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा सर। तो इसके 5 स्टेप मॉडल है, ये यूनिवर्सल मॉडल है। यूनिवर्सल मॉडल मतलब सेम के सेम डिक्टो आईएफआरएस में भी है, आईएफआरएस 15 में हम इसको पढ़ते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606, तो मतलब सर यूएस गैप और आईएफआरएस में ये सेम के सेम पांचों प्रिंसिपल हैं, और इस पांचों प्रिंसिपल को आप बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। एक एक प्रिंसिपल को मैं आपको बहुत डिटेल समझाने वाला हूं, और ना केवल समझाने वाला हूं, बल्कि इसके ऊपर हम एमसीक्यू भी करेंगे और सिमुलेशंस भी करेंगे। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, पूरा टॉपिक आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, मतलब सर ये वो 5 मॉडल हैं जिसके बेसिस पर हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो पहला मॉडल क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, मतलब पहली कंडीशन ही यही है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की रिस्पेक्ट में आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, तो आपके और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि रिटर्न में ही हो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्ट्रैक्ट के अगर कस्टमर यानी कि बायर और सेलर के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट मिसिंग है, तो हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब आप सोचो, आपका बर्थडे आए और आपने सोचा कि आज एक काम करता हूं, मैं मिठाइयां स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। आपने गिफ्ट बांटना शुरू कर दिए, लोगों को बर्थडे आया, सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी, बट आपके और उस सर्विस को रिसीव करने वाले के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कि आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, बदले में वो आपसे सर्विस रिसीव करेगा और आपको पेमेंट करेगा। देयर इज मिसिंग, कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट इज मिसिंग। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट इज मिसिंग, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606, आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते सर। तो पहला मॉडल क्या है? पांचों मॉडल को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मॉडल को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, बिना कस्टमर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट की आइडेंटिफिकेशन के हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो यहां पर मेंशन किया, रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, बोलकर हो सकता है कि भैया मैं आपकी दुकान पे आया हूं कोई गुड्स खरीदने, मैंने आपको पेमेंट दिया, उसने आपको गुड्स दे दिया, कोई बिलिंग नहीं हुई, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। इंप्लाइड मतलब एक्ट के थ्रू, बोलकर नहीं, आपके कंडक्ट के थ्रू रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जैसे आप मान के चलिए, आप एक ट्रेन में बैठते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो इंप्लाइड है ना कि ट्रेन में बैठ के आपको दिल्ली से अगर यूपी जा रही है, दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से अगर आगरा जाना है, तो एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपने टिकट खरीदी है, टिकट विंडो पे जाके आपको अपनी चेयर पे जाके बैठना है, वो दिल्ली से आगरा ही जाएगी। बोलकर तो नहीं बताया जाता ना ट्रेन। वैसे तो सर एक टिकट मिलती है, वो भी एक प्रकार से लिखित है, लेकिन कई बार कॉन्ट्रैक्ट एक कंडक्ट के थ्रू क्या हो जाते हैं। अब जैसे आप एक होटल में गए, आपने होटल में स्टे किया था, अब होटल में आप खाना
खाने की सर्विसेज लेना चाहते हो, ये बोलेगा थोड़ी कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट, आपने खाना खाया आपको पेमेंट करना है, ये इंप्लाइड है। ऐसा तो नहीं लिखा होता ना कि फ्री में खाना दिया जा रहा है, आपको पता है चार्ज है, आप खाना खाओगे बिल पेमेंट करोगे। तो सर जब तक कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट मिसिंग होगा हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती होगी सर, पेमेंट टर्म्स होगी, कब पेमेंट करोगे, क्या आप किस प्रकार का गुड्स प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्रकार की सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, दैट विल बी ट्रांसफर। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मस्ट, अदरवाइज आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये बड़े बड़े अक्षर में देख लो, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक बात लिखी है कि कॉन्ट्रैक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द पार्टीज, थ्योरी चैप्टर है थोड़ा सा शुरुआत में। अब आप सोचिए, आपने किसी को कोई, आप सीपीए बन गए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन चुके हैं आप, हाँ सर बन गए। अब आप एक बैंक का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं किसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अग्री होंगी कि नहीं होंगी। कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के साथ अग्री किया जाएगा कि सर हमें ये काम करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात है, देयर शुड बी कमर्शियल सब्सटेंस, ईच पार्टी राइट्स कैन बी आइडेंटिफाई। जैसे मैं आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, तो हम दोनों की राइट्स हैं कि मुझे आपको ये वाला कोर्स पढ़ाना है। पेमेंट टर्म्स पहले ही डिसाइड हो चुकी कि सर कोचिंग की क्या फीस होगी, क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिफाइन। उसके बाद ही आप क्या करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ पेमेंट टर्म्स भी क्या होती है, डिफाइन होती। दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि आपको कंसीडरेशन मिल जाएगा फ्यूचर में। यार आप किसी को माल बेच रहे हो और आपको लगता है यार ये तो अपना मित्र है, पेमेंट तो देना ही नहीं है। आपके आपकी शॉप है गारमेंट्स की, आपके बच्चे आए, उन्होंने 2 शर्ट उठाई और ले चले, आपको पता है कंसीडरेशन मिसिंग है, कुछ पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो जब कंसीडरेशन ही नहीं है तो क्यों रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे आप। आपकी मम्मी आई, आपको उनको बहुत अच्छी साड़ी दिखी, उन्होंने बोला चलो 4 बेटा 4 साड़ी पैक करो, देयर इज एन नो कमर्शियल सब्सटेंस, कोई राइट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं लेना है, पेमेंट मिलना ही नहीं है। जब मिलना ही नहीं है तो रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन ने साफ बोला कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड। अब मैं आपसे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, इफ द क्राइटेरिया डिस्क्राइब आर नॉट मेट। अब आप सोचिए, आपने ज्वेलरी की शॉप खोली, ये 4 रिंग्स आपने अपने फ्रेंड को भेजी कि यार चारों में से कोई सी भी पसंद आए तो रख लेना, प्राइस बाद में डिसाइड कर लेंगे। अभी आपको मालूम है कंसिडरेशन भी डिसाइडेड नहीं है और वो रखेगा या नहीं है, ये क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा। अभी तो आपने अप्रूवल के लिए उसको अपनी ज्वेलरी भेजी, आपकी ज्वेलरी शॉप हो सकती। तो जब क्राइटेरिया नहीं मेट हो रहा है तो रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। और सर अगर हमको पेमेंट एडवांस में मिल जाए, बस हमारे पास किसी का पेमेंट एडवांस में आ जाए और अभी हमने बोला कि यार पेमेंट तो एडवांस में दे दो, हम बताएंगे कि आपको गुड्स देंगे कि नहीं देंगे। कल को ऐसा सोचो मैं नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं यूएस टैक्सेशन में कि हम आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर भी सिखाएंगे, लेकिन अभी मैंने आपसे क्या बोला कि यार वो सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अभी आप मेरे पास फीस जमा करा दो, अगर वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपको क्या करूंगा, वो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे बताइए, आप सभी ने मुझे एडवांस दे दिए क्योंकि आप मेरे सीपीए की और ईए के स्टूडेंट हैं, लेट से मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए क्या, एडवांस पेमेंट लेने भर से। सर कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट ही नहीं है, ईच पार्टी को यही नहीं पता कि फ्यूचर में आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, तो सर क्या करें। सर कुछ नहीं करना है, जो पैसा लिया है उसको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके लायबिलिटी में रिकॉग्नाइज कर लो, अनटिल
आप जब तक उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देते। तो अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करने से पहले कुछ भी अमाउंट रिसीव कर लिया, इट विल नॉट बी योर रेवेन्यू, इट विल बी योर लाइबिलिटी। और इस लाइबिलिटी का यूएस गैप में एक नाम है बेटा, क्या पढ़ते हैं अभी पीछे चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं आप, अनअर्न्ड रेवेन्यू। क्या पढ़कर आ रहे हैं सर? अनअर्न्ड रेवेन्यू। इसको हम क्या बोलेंगे? अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो ये आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं आपसे जनरल एंट्री पूछता हूं, क्योंकि जनरल एंट्री एग्जाम में आ जाती है। मैंने 2022 की दिसंबर में आपसे एडवांस रिसीव कर लिया, और मार्च 2023 में मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। जनरल एंट्री लिखो जरा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जनरल एंट्री लिखो, सभी लिखें बेटा। यहां से इस चैप्टर में जनरल एंट्री का बहुत रोल है। सर 2022 में आपने हमसे लेट से $20,000 एडवांस रिसीव कर लिया, और 2023 में आपने हमें सर्विस प्रोवाइड कर दी। ठीक है सर। तो 2022 में जब आपने रिसीव किया तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दिया बेटा? अनअर्न्ड रेवेन्यू। वेरी सिंपल सर, कोई दिक्कत ही नहीं थी सर इसमें। $20,000 कितना सरल है सर। आप क्या बच्चों जैसे सर, फटाफट चलो बेटा, फटाफट अभी चलेंगे तो कई बच्चे बोलेंगे सर सबका साथ सबका विकास। तो सर अनअर्न्ड रेवेन्यू को अब क्या कर देंगे? अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे टू इनकम। नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर। अब मैंने आपसे कुछ टेक्निकल पॉइंट भी पूछना है यहाँ पे। इनकम है ना, इनकम लिख लो या सर्विस इनकम लिख लो, सेल्स लिख लो। अगर गुड्स के अगेंस्ट में लिया तो सेल्स लिख लोगे। अब बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? अब आप ये पहचान पाते हो कि नहीं, ये मेरे को चेक करना। व्हाट इज दिस? सर पहले तो ये बताओ, ये बैलेंस शीट की आइटम है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है कि नेट इनकम की आइटम? जरा लिखना सभी लोगों की 11th 12th परफेक्ट है कि नहीं है। देखो कीर्ति ने लिख दिया रियल, गलत है बेटा। बैलेंस शीट का तो है रियल अकाउंट होते हैं एसेट के। दिस इज नॉट द एसेट, इट्स अ लाइबिलिटी। तो जितनी भी करंट लाइबिलिटीज होती हैं वो एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। क्या है बेटा? तो देखो 11th की चीजें भी पूछ ली जाती, सीपीएम में बेसिक कंसेप्ट सुपर डुपर स्ट्रांग होने का मांगता। पर्सनल अकाउंट क्योंकि किसी नाम को रिप्रेजेंट करता ना, पर्सनल अकाउंट विच रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ पर्सन, इट्स अ बैलेंस शीट आइटम। और सर अनअर्न्ड रेवेन्यू, और जब हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया बेटा, सेल्स कौन सी आइटम है जरा बताना? सेल्स रियल, नॉमिनल, पर्सनल क्या है? फटाफट आगे बढ़ जाएं। सर सेल्स एक इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, तो ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं ना। इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, देखो 2022 से 2023 में। तो ये कौन सा था सर? नॉमिनल अकाउंट। तो सर वापस आते हैं टॉपिक पे। मतलब अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले कोई सा भी अमाउंट रिसीव किया, दैट इज योर लाइबिलिटी, दैट इज योर अनअर्न्ड। और हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब हम सर्विस परफॉर्म कर दें या गुड्स डिलीवर कर दो। यूएस गैप की टर्मिनोलॉजी में इसको बोला जाता है व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। व्हाट आई एम सेइंग दैट, इसको हम क्या बोलते हैं कि जब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। तो सर पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आता है। ये वाले पार्ट के ऊपर मैं आपसे 10 मिनट लूंगा। देख रहे हैं चार्ट, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात हुई। अब सोचिए आप एक कंपनी में सीईओ की पोजीशन पे हैं। आपने सोचा कि यार आपकी कंपनी में ऑपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आपने इंजीनियर को बुलाया, उसने डिसाइड किया कि ठीक है यार हम आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के देंगे। अब आपको उनका काम बहुत अच्छा लगा,
आपने कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन किया कि बोले आप क्या करो, ये जो अकाउंट का सॉफ्टवेयर बना रहे थे ना, उसके साथ में पेरोल, पेरोल यहां लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि पेन इधर नहीं चल रहा, तो एक्सेल पे लिख देता हूं। सर पेरोल का सॉफ्टवेयर भी बना दो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अकाउंटिंग और पेरोल एक ही चीज होती है? नहीं सर, अकाउंटिंग एक डिफरेंट फंक्शन है, पेरोल एक डिफरेंट फंक्शन। पेरोल में तो हम क्या करते हैं, लेबर आती है उसका ट्रैकिंग करेंगे ना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आ जाए तो बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन होता है तो क्या किसी प्रकार का कोई डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है? अब आप मुझे इस एग्जांपल में बताइए, क्या कोई डिस्टिंक्ट गुड्स और डिस्टिंक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं मैं? हाँ सर बिल्कुल कर रहे हो। पहले हम उनके साथ में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे थे, नाउ वी हैव मॉडिफिकेशन द टर्म, मॉडिफाई द टर्म। अब वो अकाउंटिंग नहीं, वो पेरोल का काम भी देखेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन होता है, यस होता है सर, और क्या उसमें किसी प्रकार की कोई डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है, क्या उसको हम सेपरेटली भी ले सकते थे क्या? बिल्कुल ले सकते थे सर। पेरोल का काम अलग है, अकाउंटिंग का काम अलग है। तो अगर उसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी लिया जाता है तो उसकी रेवेन्यू को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो अगर कोई डिस्टिंक्ट गुड्स और डिस्टिंक्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उसकी रेवेन्यू को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। सर ये तो ईआरपी का था, और कोई एग्जांपल? सर हम एक होटल में जाते हैं एकोमोडेशन के लिए। एकोमोडेशन के लिए हमको होटल वाला बोलता है 7,000 रुपीज हम आपको पे करेंगे, कोई ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, कोई लंच की फैसिलिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। आपको होटल का एकोमोडेशन बहुत अच्छा लगता है, आप मॉर्निंग उठते हो बोलते हैं यार ब्रेकफास्ट भी हम लेंगे। तो अगेन यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन। आप केवल एकोमोडेशन लेना चाहते थे, लेकिन नाउ यू हैव टेकन द डिसीजन कि आप एडिशनल गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, कंज्यूम करने वाले। तो इन सच सिनेरियो होटल वाला जो है वो अकोमोडेशन की इनकम को अलग रिकॉग्नाइज करेगा और गुड्स की इनकम को अलग रिकॉग्नाइज करेगा, बिकॉज यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट में अगर मॉडिफिकेशन है और उसके अंदर कोई डिस्टिंक्ट गुड्स और डिस्टिंक्ट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो हमको केवल स्कोप में चेंज होने के कारण उसी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना। आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, अब आपने दिल्ली से लंदन जाना है, आपको हवा में बैठे बैठे ख्याल आया कि यार इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं, कोई डिस्टिंक्ट सर्विस नहीं है, आपसे एडिशनल चार्जेस लेकर इमीडिएटली अकाउंट से आपने डेबिट किया और आपने इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में ट्रांसफर ले लिया। सर यहां पर केवल कोई नई सर्विसेज नहीं आई, एक स्कोप मॉडिफिकेशन है। तो आप इसको एकोमोडेशन की ही क्या करेंगे, रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन आप देखें, आप बैठे हैं हवाई जहाज में, आपका अचानक से सिर में दर्द होता है, आप बोलते हैं यार बहुत लंबा सफर है, चलो थोड़ा सा हेड मसाज भी ले लेते हैं यार। देयर इज अ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी सेपरेटली यू कैन बाय, जिसको आप एडिशनल सर्विसेज के साथ में अलग से कोई सर्विसेज ले रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन कहलाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्ट गुड्स और डिस्टिंक्ट सर्विसेज होती हैं, उसकी अपनी कोई स्टैंड अलोन प्राइस होती है, तो हम उसकी रेवेन्यू को अलग रिकॉग्नाइज करते हैं और मेन सर्विस की रिकॉग्नाइज रेवेन्यू को अलग से रिकॉग्नाइज। तो यहां पर आपको थ्योरी में समझाया जा रहा है कि अगर सेपरेट रिकॉर्ड करने के लिए कोई एडिशन और कोई डिस्टिंक्ट आपको मिलना चाहिए, सेपरेट अलग। द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशंस, जिसकी अपने आप में कोई स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल होती है। सर अब एक अच्छा क्वेश्चन आया है जगन्नाथ के थ्रू। सर हम एक होटल में जाते हैं, होटल में हम बुक करते हैं, और होटल का क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि आप अगर होटल में एकोमोडेशन करोगे तो साथ में आपको लॉन्ड्री की सर्विसेज फ्री मिलेगी। अभी हम ब्रेकफास्ट का भी ले लेंगे एग्जांपल। बताइए क्या ये टू डिस्टिंक्ट सर्विसेज हैं
या एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम अकोमोडेशन की इनकम को बुक करें एज ए होटल ऑनर। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना। मैंने आपको बोला आप एक 5 स्टार होटल में जाते हो, वहां का रूल है कि जो भी क्लाइंट आता है उसको लॉन्ड्री की सर्विसेज 2-3 दिन रोकोगे तो आप अपने डर्टी क्लॉथ्स को वहां पे क्लीन करवाओगे, आयरन कराओगे। सर ये तो एक ही सर्विस है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप 5 स्टार होटल में पहुंच जाओ, बोले ये लो मेरी शर्ट, ये मेरी टी शर्ट लो, इसको धोके दो। सर सेपरेटली तो देते ही नहीं है, स्टैंड अलोन प्राइस ही नहीं है, उसी के अंदर सारा चीज इंक्लूड है, तो हम दो अलग अलग सर्विसेज की इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सर होटल में गए, होटल का कॉन्सेप्ट है कि भैया होटल को की प्राइस फिक्स है, आप ब्रेकफास्ट लो या ना लो, आपको ब्रेकफास्ट लेना है या नहीं लेना है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रेवेन्यू अकोमोडेशन की ही रिकॉग्नाइज करनी है। क्योंकि हमारा तो सर बफे लगा है, जो भी आए खा के जाए, तो हमने तो प्राइस उसके अंदर ही इंक्लूड करी, तो फिर हम केवल उसको ऐसा नहीं करेंगे कि गुड्स की अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी अलग कर रहे हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक लमसम हुआ है जिसको सेपरेटली नहीं बेचा जाता, सर एक और एग्जांपल दीजिए, हम एक एयर कंडीशनर खरीद के लेकर आते हैं, एयर कंडीशनर के साथ में हमको मिनिमम 3 ईयर की वारंटी मिलती है, क्या हम वारंटी की इनकम को अलग रिकॉर्ड करें और एसी की रेवेन्यू को अलग रिकॉर्ड करें? नहीं, वो तो सर साथ में ही मिलती है, सेपरेटली बेचते ही नहीं है। तो हम एक क्लब करके एयर कंडीशनर की सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर हम एडिशनली वारंटी भी सेल करते हैं तो फिर एसी सेल की रेवेन्यू अलग और वारंटी चार्जेस जो हम अलग से कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप हमारे पास आते हो तो हम अलग से सेल करते हैं कि एयर एसी की प्राइस ये है और वारंटी की जो प्राइस है, इंस्टॉलेशन ये हो सकता है, इंस्टॉलेशन के चार्जेस की इंस्टॉलेशन हम करके देते हैं साथ में, इंस्टॉलेशन के चार्जेस हम अलग से नहीं लेते हैं, उसी के अंदर इनकम। तो वो पूरी की पूरी एज ए क्लब करके आप क्या करेंगे, एक सिंगल सर्विसेज के रूप में उसकी इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे। और ज्यादा डिटेल में इतना जाने की वैसे जरूरत नहीं है, यहां तक सफिशिएंट है, क्योंकि आईएफआरएस में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, वो करिकुलम डिफरेंट है, ये यूएससीपीए में उतना डिटेल में नहीं है ये वाला पॉइंट, बट स्टिल हमने 4-5 एग्जांपल को कवर किया। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, और हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आप आइडेंटिफाई करते हो ना कि हमको एक ब्यूटी पार्लर में गए, हमने अपने आप को ब्यूटी पार्लर कराना है, तो हमारे को वो मेकअप का जो सामान है वो अलग लगा के देंगे, उनकी सर्विस, तो आपको पहले से पता है कि क्या क्या ऑब्लिगेशन है उसका, हमारे हेयर डाई करना है, हमारे चेहरे पे क्लीन, अब जो भी क्या क्या कराते हैं अपने को तो आइडिया नहीं है। सो सर्विसेज में आपको हमेशा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू के लिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ये स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर ये वाला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, प्रोवाइडर के ऊपर भी और रिसीवर को क्या पेमेंट करना है, देयर शुड बी ए कंडीशन, तो वो कंसीडरेशन की बात। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो सकता है सर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो सकता है, और वो डिस्टिंक्ट हो सकता है कि गुड्स अलग से प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज अलग से प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्री प्रिस्क्राइब होती है। अब सर सर्विसेज और गुड्स को अलग अलग लिखने का पर्पस क्या है, अब आपका क्वेश्चन भी तो ये आना चाहिए ना सर, उसका सिंपल लॉजिक है। अब आप सोचो, आपने किसी को एसी बेचा है, साथ में आपने 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम वारंटी भी देंगे, और एसी की प्राइस डिसाइड हुई है 90,000 और इसकी 5,000 के हिसाब से 15,000, तो सर क्या ऐसे एंट्री कर लें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,05,000, पेमेंट तो कस्टमर पूरा दे गया, रिकॉर्ड कर लें क्या बेटा? ये सर अलग क्यों कर रहे हैं, अगर अलग अलग सर्विसेज और गुड्स पता चल जाए, व्हाई वी आर डूइंग सेपरेट एंट्रीज? सर अलग से है,
सामने वाले ने हमसे वारंटी भी खरीदी है 15,000 में देके, बिना वारंटी के 90 में था, तो अलग से आइडेंटिफाई करने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है? बताइए। क्योंकि सर जो रेवेन्यू है वो वारंटी की क्या पहले साल में ही रिकॉर्ड कर लोगे बेटा, कि ओवर द पीरियड 3 ईयर करोगे? सर 90,000 और वारंटी की इनकम अभी थोड़ी हुई है, वो तो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना। अभी 31 दिसंबर को केवल माल ही खरीदा उसने अनअर्न्ड। आप उठा के पूरी इनकम क्यों बुक कर लोगे? वो तो 3 साल की इनकम है, अभी जस्ट उसने खरीद के गया 31 दिसंबर की लास्ट को। सेल्स में तो हमने गुड्स बेच दिया, सेल्स में तो हमने उसको गुड्स ट्रांसफर कर दिया, तो हमने सेल्स लिख किया, पर अभी रेवेन्यू जो है वारंटी की ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही पहला साल खत्म हो जाएगा, ओवर द पीरियड अनर्ड रेवेन्यू को हमने डेबिट किया, टू वारंटी इनकम। सर वारंटी इनकम भी होती है बेटा, आपने पैसा लिया है ना उसके लिए, 5,000 आप इनकम रिकॉर्ड कर लो। 1 साल खत्म हो गया, अभी 2 साल की, क्योंकि ओवर द पीरियड स्प्रेड कर देंगे। जैसे पहला साल खत्म हो गया, उसका पीरियड खत्म हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर आपको क्या करना। दैट्स वाई वहां मेंशन किया गया है कि आपको पता करना चाहिए डिस्टिंक्ट गुड्स है या नहीं है। सर डिस्टिंक्ट गुड्स ही नहीं है, चाहे वारंटी लो या ना लो, तो सीधे 1,05,000 एंट्री बुक कर लेते। अगर यहां पर कोई, जैसे आपने किसी से इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदी, उसने बोला कि भैया 3 साल तक तो आपको हम चार्जिंग पॉइंट फ्री दे रहे हैं, हमारे जितने भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं आप वहां पर सभी जगह जाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अगले 3 साल तक रिचार्ज कर सकते हैं। देर इज नो कंडीशन कि चाहे लो या ना लो। तो सर सीधी बात है, यहाँ पे तो सीधे डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है ही नहीं, सीधे उस इलेक्ट्रॉनिक कार व्हीकल में वो जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो बोल दे कि नहीं, आपको चार्जिंग किसी दूसरी जगह से भी करा सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बना रखा है। अब आप सोचो कि कल को इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की आ जाए कि बोले आप कार हमसे खरीदो, टेस्ला का चार्जिंग पॉइंट ऐसा है कि टाटा से भी करा लो, बाटा से भी करा लो, कहीं से भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यहां पर डिस्टिंक्ट गुड्स और डिस्टिंक्ट सर्विसेज का मैटर आ गया। तो जब डिस्टिंक्ट गुड्स और डिस्टिंक्ट सर्विसेज का मैटर आता है, तो गुड्स के लिए रेवेन्यू अलग से रिकॉग्नाइज की जाती है और सर्विसेज के लिए रेवेन्यू अलग से रिकॉग्नाइज की जाती है। हाउ ब्यूटीफुली डिजाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों हम गुड्स और सर्विसेज को यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट कर रहे हैं। तो सर डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या है, ये तुम और मैं डिसाइड करेंगे डिस्टिंक्ट है कि कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होगा। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर दिए, क्या कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम देयर ओन और टुगेदर, क्या वो रेडीली अवेलेबल है और केपेबल फॉर बीइंग डिस्टिंक्ट है। हाँ सर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले रहे हैं, इसमें हम क्लियरली चार्जिंग पॉइंट की सर्विसेज को अलग से ले सकते हैं, केपेबल फॉर बीइंग डिस्टिंक्ट, तो सर उसको डिस्टिंक्ट मान लेंगे। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस है। अब आपको एक होटल में बुकिंग करनी है, आपने उठाया मेक माई ट्रिप, आपने देखा अच्छा 10,000 विथ ब्रेकफास्ट, विदाउट ब्रेकफास्ट 7,500, तो अब आपने 10,000 पे किए, तो होटल वाला भी क्या करेगा, अकोमोडेशन के 75 की रेवेन्यू अलग से रिकॉग्नाइज करेगा, 2,500 की मील कंजम्पशन या ब्रेकफास्ट की रेवेन्यू को अलग रिकॉग्नाइज करेगा, बिकॉज कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम द अदर प्रोमिसेस, सेपरेट आइडेंटिफाइबल गुड्स। तो अगर ये सारी सिचुएशंस पूरी हो जाती है, तो डिस्टिंक्ट वर्ड को मैंने रेड अक्षर में इसलिए किया है कि अगर कोई सर्विसेज कोई क्वेश्चन को करते समय अगर आप ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देयर इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड करने के पहले किसी भी प्रकार का अमाउंट जो रिसीव किया जाता है वो रेवेन्यू नहीं कहलाता है। इसीलिए हमें ये पता करना है कि गुड्स अलग है और सर्विसेज अलग है।
तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थ्योरी है बट बहुत प्रैक्टिकली डिजाइन्ड है। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है। आज ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिनिश नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है और भी टेक्निकल है। अब कोडिफिकेशन का पैरा एक बात बोलता है कि अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो रेवेन्यू के साथ में ट्रांजैक्शन प्राइस भी होती है। और ट्रांजैक्शन प्राइस इतनी सिंपल सी नहीं होती। कि सिंपल तो तब होगी ना कि आप एक दुकान पे गए, आपने बोला ये फोन कितने का है, ये फोन आपने बोला कि भैया लेट से $2000 का है, आपने $2000 दिए, उसने आपको फोन दे दिया। तो $2000 इज अ ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर सेल फोन। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब है जब उस ट्रांजेक्शन प्राइस के साथ बोल दिया जाए कि फ्यूचर में आपको हम है ना 2000 पॉइंट्स देते हैं। होता है ना पॉइंट्स। हाँ सर, पॉइंट्स होते हैं, हमें फ्यूचर में उसको रिडीम करने का ऑप्शन मिलता है। सर उसके ऊपर जीएसटी भी लगा होता है कई बार। तो बेटा जीएसटी के केस में क्या करते हो? अभी आप इंडिया में हो, होटल वाले में कभी खाना वगैरह आपने खाया होगा, तो आप उसके अंदर वो करते होंगे ना जीएसटी ले, तो क्या होटल वाला पूरी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेता है क्या? हम्म, मुझे बताइए, क्या होटल वाला पूरी की पूरी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेगा? सर 40,000 का बिल है और 10% जीएसटी 4,000 लगा है। सर सेल्स टैक्स तो अमेरिका में भी है ना, बताइए क्या पूरी की पूरी इनकम को रिकॉग्नाइज कर लें कि नहीं? सर 40 + 44 है तो 4,000 तो उसने गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट किए हैं, 4,000 अपनी रेवेन्यू के रूप में तो कलेक्ट नहीं किए हैं, तो वो आपकी रेवेन्यू नहीं है। सर हम पेटीएम से कुछ गुड्स खरीदते हैं तो इमीडिएटली कैशबैक आता है। हाँ सर, आपने माल खरीदा, इमीडिएटली आपको अकाउंट में कैशबैक आ गया। कुछ डिस्काउंट आ जाते हैं, कुछ फ्यूचर के गुड्स आ जाते हैं, तो आपको हर ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन प्राइस को पहचानना होगा। तो एक बात लिखिए, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टीज। तो ये एग्जाम्पल केवल सेल्स टैक्स का नहीं हो सकता सर, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? अब आप लोग मुझसे कोचिंग पढ़ते हो, आपको तो इवेल्युएशन कराते नहीं आता है कि सर डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी के साथ में इवेल्युएशन करवाना होता है। आपने हमसे फीस दी, हमारी मेरी फीस दी एकेपीएस इंस्टीट्यूट की, और आपने बोला सर हम आपको चार्जेस भी पे कर देते हैं, आप है ना नेस्बा पे इवेल्युएशन भी करवा देना हमारा। हमने वो भी पेमेंट आपसे ले लिया, अब तो हमारे अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया आपने, एकेपीएस में डाल दिया। आपने बोला सर जब मेरा एनटीएस फाइल होगा तो आप एनटीएस की पेमेंट भी हमको नहीं आती, आप ही हमारे बिहाफ पे अकाउंट बना देना, मैं आपको पेमेंट कर देता हूं। आपने मेरी कंपनी में पेमेंट कर दिया, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड उठाया, इंटरनेशनल कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये सब मेरी इनकम है? कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाए, बोले सरदार जी आपने यार करोड़ों का माल बेच दिया, उनको क्या पता है कि उसमें तो बच्चों ने एनटीएस की फीस भी दे दी है, उन्होंने मुझे इवोल्यूशन का पैसा भी दे दिया है, फिर तो हम क्या करें? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन बोलता है कि अमाउंट कलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टीज आपकी रेवेन्यू नहीं है। और कंसीडरेशन में कई बार फिक्स अमाउंट भी मिलता है आपको, और कई बार वेरिएबल अमाउंट्स भी मिलता है। वेरिएबल कंसीडरेशन कैसे, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कस्टमर को बोला कि यार 1,000 यूनिट खरीदोगे तो प्राइस पर यूनिट के लिए 200 रुपए लगेगी। साल भर में 1,000 यूनिट खरीदोगे तो 200 रुपीज लेंगे, लेकिन 1,000 रुपए के ऊपर एक भी खरीद लोगे तो सारी की सारी यूनिट की प्राइस 180 हो जाएगी। तो अब आप सोचो कि सर यहां पर तो खतरनाक लेवल का वेरिएबल कंसीडरेशन आ गया। कैसे सर? सर 1,000
यूनिट पर आपने बोला 200, तो अभी कस्टमर ने 200 यूनिट उठाई, आपने बोला भैया चलो 200 के हिसाब से रेवेन्यू दो, तो आपने 200 इंटू 200 को रिकॉर्ड कर लिया, 40,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर गए। ऐसे करते 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 साल भर में वो आया और बोले यार अब मैं आपसे 1050 यूनिट टोटल खरीद चुका हूं। तो आपने क्या बोला, अच्छा, बोले 50 यूनिट के कितने पैसे होते हैं, बोले 50 यूनिट के तो 180 होते हैं, तो 50 इंटू 180 तो ये होते हैं 9,000। अच्छा, आपने हमसे अभी तक 1000 यूनिट खरीद चुके हो ना, उसके भी आपको हमको 20 रुपए कम करके देना है, 20 रुपए कम करना है ना। आपको हमने 200 में माल बेच दिया था, अब तो डिसाइड आपका। तो 20,000 को क्या करोगे, यहां से और नेगेटिव कर दोगे, तो उससे पेमेंट लेने की जगह आप अब क्या दे रहे हो, तो आपको अपनी रेवेन्यू को रिवर्सल भी करना पड़ सकता है। तो अभी इसके एग्जांपल्स को हम समझेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसीडरेशन भी आ जाता है। सर अगर ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, जो मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया कि $2,000, तो यहाँ पे $500 का लिख दिया उन्होंने, कोई महंगा मोबाइल होगा, ऐसा तो कोई मोबाइल देखा नहीं मैंने अभी तक। तो सर नहीं, हो ही गया ना, $2,000 का तो आईफोन ही आता है। तो $500 का मोबाइल है, आपने $500 पे किए, उसने आपको मोबाइल दिया, आप चले गए अपने घर, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, एप्पल के शोरूम ने इमीडिएटली रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो यहां पर तो कोई वेरिएबल कंसीडरेशन नहीं, लेकिन वेरिएबल कंसीडरेशन तो कब आता है, जब अदर थिंग्स हो, तो उसकी कुछ कंडीशंस है। When determining the transaction price, entity shall consider the effect of following, which various type of consideration। तो वेरिएबल कंसीडरेशन को तो हमने समझाया कि सर फ्यूचर में, तो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि फ्यूचर में प्राइस को कम कर सकते हैं। अब एक वर्ड आ रहा है सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट कौन सा कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट। तो सर ये सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट, अब आप सोचिए, एक कस्टमर आपके पास आता है, वो आपसे बोलता है कि यार गुड्स कितने का बेचोगे, हमने बोला कैश अभी ले लो, 10,000 रुपए का गुड्स है। वो कस्टमर ए था, उसका नाम क्या था, एलेक्स, यहाँ लिख देते हैं ताकि आप पहचान सको अच्छे से। अब एलेक्स का एक और रेफरेंस लेके एक फ्रेंड आया, बोले गुड्स तो चाहिए लेकिन पेमेंट हर महीने करूंगा अगले 4 साल में। तो अब आप मुझे बताइए, आपने उसको बोला अच्छा 4 साल में करोगे, तो एलेक्स के फ्रेंड ने पूछा हर साल मुझे कितना कितना देना पड़ेगा, आपने बोला रुक जा बेटा, 2500, एक काम करना हर साल मुझे ना 3,000 दे देना। तो आप मुझे बताइए, एलेक्स अपनी रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करेगा 0 ईयर पे, आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करवा दोगे सर, बताइए। कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है आप लोगों को इसमें। आपको एलेक्स का फ्रेंड आता है, बोले सर हम तो उसको 3,000 लेंगे, तो आपने दिमाग लगाया ना कि वही माल जो 10,000 का हमने एलेक्स को देना था, वही माल हमने एलेक्स के फ्रेंड को 12,000 में दे दिया। तो सर इसका मतलब यहां पर एक सिग्निफिकेंट
फाइनेंस कंपोनेंट। तो सर वही माल जो हम 10,000 का बेचते थे, तो 2,000 जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं, ये हमारा फाइनेंस चार्ज है। क्या है? फाइनेंस इनकम। दिस इज योर फाइनेंस इनकम। तो सर जब आपने माल बेचना है तो आपने एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। माल बेचते से रिकवरी रिकॉग्नाइज कर ली जाती है, बिकॉज आपने क्या किया है, गुड्स का ऑनरशिप दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करें या 10,000 को भी ओवर द पीरियड कर दें? अब ये पॉइंट का आंसर आपको बहुत अच्छे से देना है। बताइए, हमारे पास वो मोबाइल लेने आया था, तो 10,000 की इनकम को अभी अभी रिकॉग्नाइज करें या ओवर द पीरियड करें? कितनों को लगता है अभी कर लो? तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ओवर द पीरियड। तो बेटा ध्यान रखो, गुड्स के केस में कभी भी ओवर द पीरियड नहीं होता, क्योंकि गुड्स में कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है। कंट्रोल क्या हो चुका है? ट्रांसफर। तो सर एलेक्स के दोस्त का नाम था टॉम, है ना? तो टॉम अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 12,000। लेकिन सेल्स तो अभी कर ली 10,000 की। और ये जो दूसरी है ये क्या है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। सर अनअर्न्ड क्यों बेटा? अभी इसको, ये 2,000 को अगले 4 साल में 500 करके रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि हमने 2,000 4 साल के लिए लिए हैं उससे। तो सर ये 2,000 जो आपने उसके से 4 ईयर के लिए लिए हैं, अगली जैसे ही पहला साल खत्म हो जाएगा, ओवर द पीरियड अनअर्न्ड फाइनेंस को डेबिट करके क्या कर लेंगे बेटा? टू फाइनेंस इनकम, है ना? ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे सर। कहां दिक्कत है इसमें? 500 को ये डेबिट कर दिया, 500 को हमने यहाँ क्रेडिट कर लिया। अभी भी हमारे पास अनअर्न्ड इनकम बैलेंस शीट में कितनी पड़ी हुई है? तो अभी भी हमारे पास 1,500 की क्या पड़ी हुई है बैलेंस शीट में? अनअर्न्ड इनकम पड़ी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन बोलता है कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी इफेक्ट देना पड़ेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसको नहीं पता है? क्लास में बोल दो, किसको नहीं पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं? तो अगेन आपको पहले एक लेक्चर देखना पड़ेगा। वैसे तो मैं लाइव क्लास में भी समझाऊंगा, बट स्टिल आप ऑलरेडी मेरा एक यूट्यूब पे आप जाएंगे और यहां पर डाल देंगे टाइम वैल्यू AKPIS। एक लेक्चर आपके सामने आएगा ये वाला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी AKPIS CPA और CMA। मैं अपने LMS में भी इसको अभी पोस्ट कर दूंगा। अगले लेक्चर को समझने से पहले आपको एटलीस्ट 1 घंटे का ये पूरा वीडियो है, ये देख कर आना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस तरीके से हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आज आगे आपको और बेटर तरीके से क्या होगा, समझ में आएगा। तब हम आपको क्या है ये सारी चीजें और डिटेल में समझाएंगे।